हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हमारा ये जो वीडियो है वो आरएएस के लिए है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरा जो ऐप है शिक्षा विद शालिनी के नाम से, वहाँ पे मैं आरएएस का बैच ऑलरेडी ले रही हूँ। अगर आप भी आरएएस के बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बार ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप भी उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने आरएएस के लिए साइंस की तैयारी प्रॉपरली कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। हालांकि ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पर ये टॉपिक आज मेरी नज़र से पढ़ के देखिए। ठीक है, तो पीएच स्केल में क्या होता है, सपोज करते हैं हमारे पास कुछ एसिड्स हैं। सपोज करते हैं कि कुछ एसिड्स हैं और कुछ बेस हमारे पास हैं, राइट। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस, तो हम बहुत सारे डिफरेंसेस बता सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं। इसके अलावा एसिड्स H प्लस आयन देते हैं, बेस OH माइनस आयन देते हैं, या एसिड्स लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और बेस जो होते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, एंड ऑल दैट। बहुत सारी डिफरेंसेस इसमें होती है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास दो एसिड हैं, सपोज कीजिए एक नींबू का रस है, नींबू का रस है, और दूसरा हम ले लेते हैं, सपोज मिल्क ले सकते हैं आप। मिल्क के साथ में आप सोडा ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले सकते हैं, वॉट एवर आपको जो भी लेना है। अब सपोज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए। चलिए, अब आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो एसिड्स दे रखे हैं मुझे, इनमें से ज़्यादा एसिडिटी किसकी है, इनमें से कौन है जो ज़्यादा एसिडिक है। तो खुद में ही तुलना करनी हो, मैं एसिड की एसिड से तुलना करनी हो, बेस की बेस से तुलना करनी हो, या एसिड की बेस से तुलना करनी हो, जो भी कंपैरिजन करना हो, एग्जैक्टली एसिड है तो उसकी एसिडिटी कितनी है, एग्जैक्टली अगर कोई बेस है तो उसकी बेसिसिटी कितनी है, ये फाइंड आउट करने के लिए एक स्केल हम काम में लेते हैं और उस स्केल को कहा जाता है पीएच स्केल, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पीएच क्या चीज़ है, राइट। तो पी का मतलब होता है पोटेंस, या पोटेंस को हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड अ पावर। तो ये होती है पावर ऑफ एच, पावर ऑफ एच। सो व्हाट इज द एच ओवर हियर? एच का मतलब होता है एच प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन को हम एच कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन की जो पावर होती है दैट इज नोन एज अ पीएच। ना, ये जो स्केल है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्केल किसने बनाया था। सोरेन सर ने बनाया था, और ये आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि ये जो पीएच स्केल है किसने बनाई है, सोरेन सर ने बनाई है। और आप मेंस लिख रहे हैं और पीएच के बारे में कुछ पूछा जाए तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। अब इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। एक्चुअली होता ये है, जो हमारे एसिड्स होते हैं ना वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, और जो बेस होते हैं ना वो हमारे OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। इसका मतलब जो बेस होते हैं ना वो हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते, वो OH आयन रिलीज करते हैं। तो अगर हम ये गिन लें कि किसी भी एसिड ने कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज किए, सपोज करते हैं नींबू का रस है, उसने कितने आयन रिलीज किए, कौन से, हाइड्रोजन आयन। कार्बन डाइऑक्साइड ने कितने, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा ही नहीं। HCl ने कितने आयन रिलीज किए, हाइड्रोजन आयन रिलीज किए। तो इस चीज से हमें पता चल जाएगा कि वो कितना एसिडिक है, राइट। तो अभी क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो आयंस हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 एच पॉजिटिव, माइनस लॉग 10 एच पॉजिटिव, राइट। मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख के दिखा देती हूँ। दैट इज द, पी को हमेशा स्मॉल, एच को कैपिटल लिखा जाता है, माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव। यानी जो भी हाइड्रोजन हमारे पास आए हैं, सपोज करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन की क्वांटिटी है दैट इज द 5 × 10⁻14 आ जाती है कैलकुलेशन किसकी, ये हाइड्रोजन 14 राइट, किसकी, हाइड्रोजन की। तो फिर हम उसका ये कैलकुलेशन निकालेंगे और हमारी पीएच यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एसिड्स दिए हुए हैं जो कि पीएच स्केल। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पीएच होती है ना उसकी रेंज 0 से लेके 14 तक होती है, राइट। तो जहाँ पे 7 आ जाता है वहाँ पे हम इसे न्यूट्रल यानी उदासीन कह देते हैं। जहाँ पर ये 7 से डाउन चला जाता है उनको हम एसिड्स कह देते हैं, और जहाँ 7 से प्लस होता है हम उसे बेस कंसीडर करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि 0 से लेके, जब हम कह रहे हैं कि 7 के ऊपर तक, 7 के ऊपर तक कौन होते हैं, एसिड्स होते हैं। यानी ये जो ऊपर वाली रेंज है वो क्या कहलाएगी, हमारी सारी की सारी एसिड कहलाएगी। यहाँ पर 7 के नियर बाय में जो आएंगे ना वो वीक एसिड कहलाएंगे,
वीक एसिड। और यहाँ पे जो 0 के नियर बाय में आएंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, प्रबल प्रबल अम्ल कहलाएंगे। सिमिलरली जो 14 के पास में आते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और जो 7 के नियर बाय में आते हैं हम उन्हें वीक वीक बेस कहते हैं, राइट, वीक बेस कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो जनरली हमें पता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमें पता है एसिड ही होता है। हाइड्रोक्लोरिक के बारे में हमें जरूरत नहीं पढ़ने की क्योंकि वो भी एसिड होता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसिड में होना चाहिए या बेस में होना चाहिए। तो देखिए, विनेगर हमें पता है, ऑरेंज जूस हमें पता है, टमाटर हमें पता है, दही हमें पता है, नींबू का रस हमें पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें खट्टी होती हैं तो हमें पता चल जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, तो कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं जिन्हें कार्बोनेटेड बेवरेज कहा जाता है, वो सारे के सारे हमारे एसिड के अंदर कंसीडर होते हैं। एसिड रेन में तो नाम ही एसिड आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कॉफ़ी के लिए, जो कॉफ़ी होती है वो आपकी एसिड होती है। कार्बोनेटेड बेवरेज आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप एग का जो योक पार्ट होता है दैट इज द एसिड कहलाता है। इसके अलावा मिल्क होता है, वो भी एसिड में आता है, बेस में नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसी तरह से हम बेस की बात करें, कुछ एग्जाम्पल हम देखना चाहें, तो बेकिंग सोडा हमें पता है, यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए ब्लड और टीयर्स के बारे में, जो हमारे आंसू होते हैं और ब्लड होता है। मैं आपको बता दूं, ब्लड की पीएच 7.4 होती है लगभग, वो हमारा किसके अंदर आता है, बेस के अंदर आता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक दवाई होती है जो एज ए एंटा एसिड काम करती है, एसिडिटी के अगेंस्ट काम करती है, वो भी हमारी क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, इसके बाद हाउस होल्ड अमोनिया है, हाउस होल्ड ब्लीचिंग पाउडर है ना, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर कंसिडर होती हैं, बेस के अंदर कंसिडर होती हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। एक्चुअली जो आरएस का सिलेबस है वहाँ पे ये वाला टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उदर में अम्लता, उदर में अम्लता का मतलब होता है कि पेट में एसिडिटी जब हो जाती है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा पेट होता है यानी स्टमक होता है, वहाँ पर हमारे एक एसिड मिलता है दैट इज नोन एज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच होती है वो 2.5 होती है, राइट। अब 2.5 है तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी पीएच डिस्टर्ब हो जाती है और ये पीएच थोड़ी सी रिड्यूस होकर पहुंच जाती है 1.2, इट मे बी 1.5 और समथिंग एल्स, तो जब ये यहाँ पर पहुंच जाती है इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो गई है। तो जब ये ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो पेट में जलन होने लग जाती है। तो हमें क्या करना है, इस एसिड को ख़त्म करना है। और आपको एक रिएक्शन बताती हूँ कि कभी भी जब एसिड को मुझे ख़त्म करना है, मारना है, किल करना है एसिड को, तो मैं वहाँ पे बेस का यूज़ करूँगी। तो एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो वो बेसिकली सॉल्ट बना लेते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि न्यूट्रल हो जाते हैं। एसिड का असर खत्म हो जाता है बेस मिलाने पर, और बेस का असर खत्म हो जाता है एसिड मिलाने पर। तो ये सॉल्ट के साथ वाटर बनता है, दैट डजंट मैटर, प्लस इसके साथ में कुछ ऊर्जा रिलीज होती है दैट इज नोन एज अ हीट। तो हमने क्या देखा कि हमारे पेट में एसिड था जिसकी पीएच हम इतनी थी 2.5, उसको तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन इससे कम ज़्यादा होते ही हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें तकलीफ हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ बेस मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो बेस होता है उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या नाम होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि मैं जो भी आरएस का कोर्स पढ़ा रही हूँ वो मैंने पूरा एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों को इस्तेमाल किया है। यहाँ 30 to 40 बुक्स मैंने काम में ली हैं। उन बुक से ही मैंने ये जो आपके नोट्स हैं उनको पिक किया है। तो आपके लिए एक तो परफेक्शन के साथ में ये नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमें वही लैंग्वेज मिल जाएगी जो हमें एनसीईआरटी वगैरह में मेंशन की गई है। सेकेंडली ये है कि लगभग 20-30 बुक्स का मैंने, शायद और ज़्यादा हो सकती हैं, इतनी बुक्स का मैंने इस्तेमाल करके ये पीडीएफ रेडी किए हैं। तो आपको इतना सारा मटेरियल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ जितने काम की है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, राइट। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेस होता है। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो हमें बताना होगा कि वो बेस होता है, क्योंकि वो एसिड को किल करने के लिए काम में आता है। अगर हमें याद नहीं आता है उस समय कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमें लिखना है, तो हम इतनी बात भी लिख सकते हैं कि बेस का प्रयोग किया जाता है, और वो बेस हमारा सोडा भी हो सकता है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा का भी यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है।
हमारा सेकंड टॉपिक है दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब ये होता है कि जो हमारा माउथ में सलाइवा होती है, तो सलाइवा क्या होती है कि जनरली वैसे तो न्यूट्रल भी कह देते हैं, 7.2 पीएच भी बता देते हैं इसकी। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ, इसकी जो पीएच होती है ना वो 6.5 से लेके 7.2 के बीच में कितनी भी हो सकती है, राइट। इट डिपेंड्स कि हमने क्या खाया हुआ है। तो यहाँ पे 6.5 से लेके 7.2 के बीच में होती है। पर जब हम कुछ खाना खाते हैं और वो खाना हमारे दांतों में लग जाता है, जब भी कोई कार्बनिक पदार्थ सड़ता है, जैसे खाना है या कुछ भी है, जो भी कार्बनिक पदार्थ जब सड़ेगा तो वो हमेशा अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे दांतों में जो खाना फंस गया है, वो खाना किस में कन्वर्ट हो गया है? अम्ल में कन्वर्ट हो गया है। अब वो अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे मुंह की पीएच को कम कर देते हैं, यानी कि लगभग वो हमारी पीएच जो 6.5 जनरली होती है, उसे कम करके वो 5.5 तक ले आता है। कौन? जो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस गया है। जब पीएच 5.5 या इसके आसपास पहुंचती है तो हमारे दांतों का इनेमल डिके होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। ऐसे में हमें क्या करना होगा? तो ये चूंकि एसिड है, मैंने बताया था अभी आपको, कार्बनिक पदार्थ जब भी सड़ते हैं या इनका पाचन होता है तो वो अम्ल में बदल जाते हैं। तो ये जब सड़ते हैं तो एसिड में बदलेंगे, तो हमें इस 5.5 को वापस 6.5 तक लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एसिड के साथ में हम बेस को मिक्स कर देंगे। जैसे ही एसिड और बेस मिलेंगे तो प्रोसेस होगी न्यूट्रलाइजेशन की, और जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होगी, ये इस एसिड का जो असर है वो खत्म हो जाएगा और हमारी पीएच 5.5 से वापस से बढ़कर 6.5 तक या 7 तक या न्यूट्रल तक आ जाएगी। ठीक है। और इसलिए खाना खाने के बाद रात में ब्रश जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कीटों का डंक। कीटों का डंक का मतलब ये होता है कि कोई भी कीड़ा है, अगर वो काट लेता है, सपोज करते हैं चींटी है, मधुमक्खी है, जब हमें काट लेते हैं, बारिश का सीजन है तो ऐसा अक्सर हो जाया करता है, तो वहां पे वो एसिड छोड़ देते हैं खुद की रक्षा में। उस एसिड को किल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें क्षार की जरूरत पड़ती है। अब वो क्षार क्या क्या हो सकते हैं? वो इट डिपेंड्स। वो चूने का पानी हो सकता है, चूने का पानी हो सकता है, या फिर वो घरेलू नुस्खा है, चूने का पानी। बेकिंग सोडा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर थोड़ा बुरा ही है, हल्का फुल्का, तो आप टूथपेस्ट का वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी डॉक्टर को जाके मत बोलिएगा कि ये मैंने बताया। चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट या वॉट एवर, जो भी आपको लगता है कि ये क्षारीय है, आप उसका इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होता है, हल्की फुल्की जलन कम हो जाती है। हाँ, कुछ लोग साबुन से भी वॉश कर लेते हैं, जब साबुन से धोते हैं तब भी हल्की सी जलन कम हो जाती है, राइट। तो ये सारे हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं? कीटों के डंक लगने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा का मतलब क्या होता है? देखिए, हम बहुत सारा पोल्यूशन करते हैं। जब हम पोल्यूशन करते हैं तो हम या तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, या हम सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, या हम नाइट्रस ऑक्साइड N2O5 टाइप की गैसेज हम एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया करते हैं। नाइट्रोजन की गैसेज, सल्फर की गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ देते हैं। अब ये सारी गैसेज हमने क्या किया? एटमॉस्फेयर में छोड़ दी। यहाँ पे क्लाउड्स है, और ये क्लाउड से जब पानी बरसता है तो ये जो गैसेस हमने छोड़ी हुई है, वो गैसेस इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं इसके अंदर। जैसे ही गैसेस इसके अंदर घुलती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बना लेता है कार्बोनिक एसिड। वो बना लेता है कार्बोनिक एसिड। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड। और जो हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो बना लेते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है। अब इस तरह के एसिड्स बन जाते हैं कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। और ये पानी के साथ जब नीचे गिरते हैं तो इसे कहते हैं अम्ल वर्षा। अब इसके क्या नुकसान है? तो अम्ल वर्षा की वजह से हमारी मृदा अम्लीय हो जाती है, हमारी स्किन पर अगर गिरता है तो स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। धातु की बनी चीज़ों पर, जैसे कार रखी हुई है घर के बाहर, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, चद्दर लगी हुई है, टीन सेट लगी हुई है, मोटर रखी हुई है, पानी की मोटर्स, तो उन सब में क्या होता है? जंग लग जाती है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा हमारे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल वगैरह, वो मार्बल से बने होते हैं। मार्बल क्षारीय होता है, तो क्षार और अम्ल मिलके वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये इस तरह के नुकसान जो होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब ये पानी बहकर नदियों में चला जाता है तो वहां पे नदी की वनस्पति को खराब कर देता है।
तो उसके बाद जैसे जो जलीय जीव है उन पे भी नेगेटिव असर पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके असर को ख़त्म करने के लिए, देखिए ये एक बड़ा फिनोमेना है। तो हमारे हम इसको एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि कैसे ख़त्म करें, बट दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये जो गैसेस हमने छोड़ी है ना, इन गैसेस की मात्रा को कम कर दिया जाए। तो अगर ये सब कम होंगी तो डेफिनेटली ये जो हमारे एसिड्स हैं वो कम बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि इस तरह की चीज़ें जो खराब हो सकती हैं, एटलीस्ट देखिए अगर पानी बह के नदी में जाएगा हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी लोहे की चीज़ें हैं हम उनको बाहर रखने से बचा सकते हैं। पहली बारिश है या दूसरी बारिश है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बारिश होती है उसमें बाहर जाकर नहाना नहीं चाहिए, वरना स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस तरह की हम कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट तो यही है कि हमें इन गैसेस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से बचना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज मृदा की पीएच। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं मृदा है, एक खेत है यहाँ पर, और एक किसी बहुत दूर जाके कहीं पर एक और खेत है। यहाँ की जो मृदा है ना वो एसिडिक है, और यहाँ की मृदा जो है वो बेसिक है, यानी बेस इसके अंदर पाया जाता है। अब मैं इसके अंदर क्या कर सकती हूँ कि मेरी सपोज करते हैं मेरे यहाँ पे मृदा है, उसमें एसिड बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर मेरी मृदा में एसिड है ना तो मुझे दो काम करने होंगे। एक तो मुझे ऐसे फसल का चुनाव करना होगा, ऐसी फसल का चुनाव जो एसिड मृदा में आसानी से लग जाती है, राइट। और दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैं खाद या फर्टिलाइजर्स यूज करने वाली हूँ वो मेरे जो फर्टिलाइजर है ना वो बेसिक होना चाहिए। उससे क्या होगा, ये बेस और ये एसिड मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। सेम हम करेंगे बेस के अंदर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हमें बेसिक खाद चाहिए होती है तो हम जैसे यूरिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उनका प्रयोग करते हैं। और जब भी हमें एसिडिक खाद चाहिए होती है तो हम जिप्सम वगैरह का प्रयोग करते हैं, राइट। एक चीज़ और है, यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस बताई हैं। एक कुछ कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो दूध वाला है ना, दूध बेचने आते हैं, वो अपने दूध के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो बेकिंग सोडा क्यों मिलाते हैं। तो इसलिए मिलाते हैं कि जो दूध होता है ना वो कैसा होता है, एसिड होता है, ठीक है। अब मान लो मैंने मिल्क आया घर में और उसको गर्म नहीं किया, तो वो क्या होगा, उसकी एसिडिटी ना बढ़ती चली जाएगी। तो उसकी पीएच बढ़ती, पीएच है ना उसका मान कम होता चला जाएगा, यानी एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। तो दूध खट्टा पड़ जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया, तो उसने इसकी जो एसिडिटी है ना वो खत्म कर दी। खत्म तो नहीं कर सकता बट थोड़ी सी कम कर दी। जैसे इसकी एसिडिटी कम हुई तो इसको खराब होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी बहुत देर तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज एप्लीकेशन होती है कि पीएच की क्या एप्लीकेशन है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। तो आप मेरे ऐप पर आएंगे और उसे एक बार ज़रूर वहाँ विजिट करना। कोर्स लेना नहीं लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग, पर एक बार वहाँ जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।